जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में एंजाइटी डिसऑर्डर्स हमने कंप्लीट करे थे, जिसमें हमने जीएडी, फोबिया और डिफरेंट जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करे थे। आज आपके एक सिलेबस में सेकंड यूनिट में टॉपिक मेंशन है सोशलाइजेशन क्या है और उसकी जो थ्योरीज हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनको आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, प्लस सोशलाइजेशन क्या होता है। ऑल्दो सोशलाइजेशन मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, बट इसको थोड़ा डेफिनेशन की फॉर्म में सोशलाइजेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 6 के भी मैक्सिमम स्कीम्स हो चुकी हैं, एक दो रहती हैं वो भी विद इन डेज जो है वो कवर करवा दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप सुपरवाइजर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन करके उसमें जाके सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, थीरीज में जाने से पहले आपको सोशलाइजेशन होता क्या है वो पता होना चाहिए। देखो, सोशलाइजेशन क्या है? सोशल मतलब सोसाइटी में आना, ठीक है। सोशल वर्ड मतलब सोसाइटी के बारे में हमें पता है। आइजेशन मतलब प्रोसेस। ये सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल को सिखाया जाता है किस तरह से वो सोसाइटी का पार्ट बनेगा। मतलब उसके सोसाइटी के वैल्यूज, सोसाइटी के मॉरल, सोसाइटी के कस्टम्स उसको बताए जाते हैं। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम सोशलाइजेशन। ये क्या बोलते हैं इसको? सोशलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल सोसाइटी के वैल्यूज क्या हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के रूल्स क्या हैं, वो सब चीजें सीखता है। ठीक है। अब जब पर्सन का बर्थ होता है, क्या वो तभी से एक सोशल एनिमल होता है? नहीं, वो सोशल एनिमल नहीं होता। वो जैसे जानवर होते हैं उन्हीं की तरह होता है, ठीक है, एनिमल्स की तरह होता है। बट हमारी सोसाइटी क्या करती है, उसको धीरे धीरे कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यू सिखाती रहती है, और ये प्रोसेस बर्थ टिल डेथ तक चलता है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी चाइल्डहुड में ही सोशल वैल्यू सिखाई जाती है, ऐसा नहीं है। आप यंग होंगे, एडल्ट होंगे, आप ओल्ड एज में होंगे, तभी आपकी सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स आपको सिखाए जाते हैं, और सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली रहता है। ये पॉइंट आपने याद रखना। जब एक बच्चे का बर्थ होता है ना, सबसे पहले जो उसको सोशल इंस्टीट्यूशन जो उसको सिखाता है दैट इज फैमिली। फिर वो स्कूल में जाएगा टीचर, फिर उसके पीयर ग्रुप्स बनते हैं, फिर ओवरऑल सोसाइटी, वो सारा उसको क्या करती है? सोशलाइज करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सोशलाइजेशन एक सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, आप ये जो इंग्लिश की वर्डिंग है ना उसको समझेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इंग्लिश में है, तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो लैंग्वेज भी हमें देखनी चाहिए। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वी आर टॉट द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ आवर सोसाइटी या सोशल ग्रुप। तो सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें क्या रूल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं और क्या कस्टम्स हैं, हमारी सोसाइटी के ट्रेडिशंस क्या हैं, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है। एवरी सोसाइटी प्रिस्क्राइब इट्स ऑन वेज एंड मीन्स ऑफ गिविंग सोशल ट्रेनिंग टू इट्स न्यू बॉर्न मेंबर्स सो दैट दे मे डेवलप देयर पर्सनैलिटी। दिस सोशल ट्रेनिंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ठीक है। अब क्या होता है, हर एक सोसाइटी के अपने अपने तरीके हैं कि वो सोशल ट्रेनिंग देती है उसके न्यूली बोर्न मेंबर्स को, और वो उससे क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है और इन्हांस होती है। इसी सोशल ट्रेनिंग को बोलते हैं सोशलाइजेशन। देखो, आइजेशन वर्ड का मतलब ही प्रोसेस होता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशन, नॉर्म्स सिखाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल बिकम्स अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन के बाद ही एक मेंबर जो है वो फंक्शनिंग मेंबर बनेगा सोसाइटी का। मतलब अब वो सोसाइटी में कुछ फंक्शन कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब सोसाइटी के नॉर्म्स क्या, रूल्स क्या, उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा सोशलाइजेशन के बाद, तो वो एक फंक्शनिंग मेंबर बन जाएगा सोसाइटी का। द इंडिविजुअल बिकम सोशलाइज बाय लर्निंग द रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल ग्रुप। बाय दिस प्रोसेस द इंडिविजुअल डेवलप्स अ पर्सनैलिटी ऑफ हिज ऑन। इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। सेम चीज़ें रिपीट है। सोशलाइजेशन आपको समझ आ गया है। सोशलाइजेशन जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो सीखता है, अपने टीचर से सीखेगा, अपनी फैमिली से सीखेगा, अपनी पीयर ग्रुप से सीखेगा। क्या क्या सीख सकता है? कोई नॉर्म्स, कोई वैल्यूज़, कोई ट्रेडिशंस, क्या है हमारी सोसाइटी का कल्चर, क्या है, ये सब चीज़ें सीखता है और एक फंक्शनल मेंबर बन जाता है सोसाइटी का। और सोशलाइजेशन को हम ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी कहते हैं। देखो, अगर आप अपनी चाइल्डहुड को याद करो तो आप अपने दादू दादी के पास बैठते थे, वो आपको कल्चर सिखाते हुए होंगे कि हमारे टाइम पे ये होता था, ये करते थे, हम ऐसे करते हैं, इस तरह से पूजा की जाती है, या इस तरह से शादी में ऐसे होता है, दिस दैट। ये क्या है? ये बेसिकली कल्चर्स हैं। ये ट्रांसमिट होते हैं विद दिस प्रोसेस। सोशलाइजेशन की वजह से ही ट्रांसमिशन होती है कल्चर की। द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ सोशल ग्रुप। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। बचपन में अगर आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर के पास बैठे होंगे तो आपको वो डिफरेंट जो हमारे कल्चर्स हैं सोसाइटी के, वो चीज़ें सिखाती हैं। यही प्रोसेस, ये सोशलाइजेशन ही है बेसिकली। जो कल्चर, ट्रेडिशन आपको आपकी फैमिली आपको सिखाती है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको सोशलाइजेशन समझ आ गया। ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। इसको एमसीक्यूज की तरह से इसलिए नहीं लाया क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है। आपको एक बार कंसेप्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू तो बाद में भी हम कवर कर लेंगे, इसलिए इसको एमसीक्यूज फॉर्मेट में नहीं लाया गया। अब देखो, 4 थ्योरीज हैं सोशलाइजेशन की जो हमने पढ़नी है।
अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये टिपिकल हो जाएंगी समझना, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कवर हो जाएंगे। सबसे पहली जो थ्योरी है C.H. कूलीज थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, पहली थ्योरी का नाम है C.H. कूलीज थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। देखो अब इनके प्रोनाउंसिएशन में नो डाउट डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपने उसमें नहीं जाना, आप याद कर लो C.H. कूलीज थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। अब इस थ्योरी में क्या होता है, देखो हम सोसाइटी में रहते हैं ना, हम सोसाइटी सेल्फ, देखो ध्यान से सुनो, सेल्फ हम और सोसाइटी अलग नहीं है। कूली का ये मानना था कि हम और सोसाइटी अलग नहीं है। कैसे हम और सोसाइटी अलग नहीं है, देखो हम कोई भी चीज़, हम कोई अगर ड्रेस भी पहनते हैं ना, हमें पसंद लगने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इस चीज़ को देते हैं भाई लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, वो कैसे सोच रहे होंगे, हमने क्या पहन लिया, हम क्या कर रहे हैं, दिस दैट। तो मतलब सोसाइटी का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे। तो कूली का ये मानना था कि हम सेल्फ और सोशल ये दो साइड से सेम कॉइन, वो बोलते हैं ना एक कॉइन के दो पहलू हैं, ठीक है, तो ये अलग नहीं है, एक ही कॉइन का एक हेड है एक टेल है, मतलब ये सेपरेट नहीं है, ये इकट्ठे चलते हैं। हमारा जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो एटीट्यूड है और पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरों से डिराइव होता है, ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे वो हम ये चीज़ सोच के चलते हैं ना कि सोसाइटी क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो यही मानना था कूली का कि कूली ने कहना था कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारी लॉयल्टीज़ हैं या एटीट्यूड है या पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है वो डिराइव्ड होता है दूसरों से। हम ये सोच के काम करते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, ऑल्दो दूसरा कुछ और ही सोच रहा होगा, बट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम अपना काम इस तरह से करें कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, मतलब ओवरऑल सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, इस तरह से हम अपने आप को काम करते हैं या अपने आप को सोसाइटी में चलाते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। यही इस जो थ्योरी है इसका क्रक्स यही है कि जो हम हैं, हमारे कोई भी आइडियाज़ हैं, हमारे कोई भी आइडियाज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, सोसाइटी डिटरमाइन कर रहा है। हम अपना कोई भी काम इस तरह से, अगर हम कोई ड्रेस भी पहन के सोसाइटी में जा रहे हैं, वो ये सोच के जा रहे हैं कि सोसाइटी जो है उसको कैसा सूटेबल लगेगा। तो बेसिकली हमारा सेल्फ जो सोशल है वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल वो एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, इस तरह से आपने याद रखना है। वन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन कूली कॉल्ड, इसको बोला कूली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है। क्या इस थ्योरी का नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ, मतलब एक हमने सोसाइटी को ग्लास लगाया हुआ है उसमें हम खुद को देख रहे हैं, ठीक है। लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब हम खुद को देख रहे हैं, और ग्लास मतलब शीशा क्या है, आईना क्या है, जो हमें डिफाइन कर रहा है वो क्या है, सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी की वजह से हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिसाइड हो रहे हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू हिम सेल्फ आइडियाज़ या सेल्फ एटीट्यूड डेवलप बाय द प्रोसेस ऑफ इमेजिनिंग वट अदर्स थिंक ऑफ अस बाय अ काइंड ऑफ लुकिंग ग्लास प्रोसेस। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई, रिपीट हो गया कि हमारे जो सेल्फ आइडियाज़ हैं और हमारा एटीट्यूड किस तरह से होगा, वो इस तरह से डेवलप होता है कि हम ये चीज़ सोचते हैं, हम सोचें कि अदर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं लुकिंग ग्लास प्रोसेस। देखो अगर आपने सामने ग्लास लगा दिया तो ग्लास आपको डिफाइन करेगा ना, तो हमने ग्लास लगाया हुआ सोसाइटी को, इसका मतलब हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी इमेजिनेशन हमने बना ली हुई है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कौन डिफाइन कर रहा है, वो सोसाइटी डिफाइन कर रही है। यहाँ पर ना तीन चीज़ें आपने समझनी है। एक सेल्फ आइडिया को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तीन मेन एलिमेंट्स लेके चलना है कि हमारा आइडिया किस तरह से डेवलप होगा। पहली बात, द इमेजिनेशन ऑफ अवर अपीयरेंस टू द अदर पर्सन। हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में ये इमेजिनेशन आएगी। ये कूली की बात सुना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं थ्योरी आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, आप ये नहीं सोचना ये मेरे आइडियाज़ हैं, एक बैक ऑफ द माइंड लेके चलना ये कूलीज के आइडिया हैं। देखो एक पर्सन ने थ्योरी दे दी, वो जरूरी नहीं है वो करेक्ट हो, आपका अपना व्यू हो सकता है। मेरा ऐसा व्यू नहीं है, मैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं सोचता हूँ कि मैं क्या ड्रेस पहनूंगा, सोसाइटी का डिसाइड किया, मेरा अपना व्यू है। बट अभी आप मेरे को कूली समझ लो, थोड़ी देर के बाद जब दूसरा स्कॉलर आएगा फिर वो समझ लेना। इस तरह से आपने याद करना है। तो कूली ने 3 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करे थे। पहला ये था कि हमारी जो दूसरे पर्सन जो हैं, हम अपना काम, हम अपने सेल्फ को ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारी इमेजिनेशन, देखो ध्यान सुनो, द इमेजिनेशन ऑफ अवर अपीयरेंस टू द अदर पर्सन। हम ये इमेजिन करके अपने आप को डिफाइन करेंगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। हमारी इमेजिनेशन में ये होगा कि हम दूसरों को कैसे दिखेंगे, हमारी अपीयरेंस दूसरों के लिए कैसी होगी। पहले तो सेल्फ को ये चीज़ डिफाइन करेंगी, फिर दूसरा द इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। अब जो हमने अपीयरेंस रखी, दूसरा पर्सन हमें कैसे जज करेगा उसमें, ये भी हम ही सोचते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम ये सोचेंगे, सेल्फ में ये चीज़ आ जाएगी, हम ये सोचेंगे कि दूसरा बंदा जो है, कोई भी दूसरा बंदा मतलब अदर पर्सन, मतलब सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी हमारी अपीयरेंस को कैसे लेगी, हम ये चीज़ इमेजिन करके पहले अपनी अपीयरेंस लेते हैं। फिर जब हमने अपीयरेंस ले ली उसके बाद हम ये सोचते हैं कि क्या सोसाइटी हमें जज करेगी उस अपीयरेंस में। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारे ही दिमाग में होता है। सम काइंड ऑफ सेल्फ फीलिंग सच एज प्राइड और मॉर्टिफिकेशन। अब देखो क्या होता है, ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है।
अब हमने अपनी अपीयरेंस बनाई, ये इमेजिन करके सोसाइटी उस अपीयरेंस को कैसे देखती है। फिर हमने अपनी अपीयरेंस में ये देखा कि सोसाइटी हमें किस तरह से जज करी है। अब जिस तरह से सोसाइटी हमें जज करी है उसी तरह से हम कई बार प्राइड भी फील करते हैं और कई बार शेम भी फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सोसाइटी हमें अच्छा कंसिडर कर रही है उस फेस में, तो हम प्राइड हो जाएंगे, हमें प्राउड होगा कि भाई मतलब हम ही है। तो अगर वो हमें कोई डीमोरलाइजेशन हो जाता है, भाई ये क्या पहन लिया, दिस दैट, अगर कोई भी आपकी बोलने की वे ऑफ टॉकिंग में ही सोसाइटी आपको टोक देगी तो आपकी मोटिफिकेशन मतलब आपको थोड़ा शेम फील होगा। तो बेसिकली हमारा कोई भी आइडिया जो है, हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आप देख रहे हो यहाँ पर कौन डिटरमाइन कर रहा है, सोसाइटी डिटरमाइन कर रही है। इसलिए कूली का कहना था कि सेल्फ और सोसाइटी जो है वो डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, आई होप ये 3 एलिमेंट्स जो थे मेन आपको समझ आ गए होंगे। बाकी ये जो पैराग्राफ है ना उसमें सेम चीजें रिपीट है वही है, इसको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं, आप देख लेना। दिस ही डज बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। इन अदर वर्ड्स, द चाइल्ड गेट्स हिज कंसेप्शन ऑफ हिज सेल्फ इन लेटर ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन ही इज बाय मीन्स ऑफ व्हाट ही इमेजिन्स अदर्स टेक हिम टू बी। मतलब चाइल्ड वही सोचता है, वो अपना कोई भी काम इस तरह से करता है कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचे। सेम ही चीजें रिपीट है, मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि आपको पीडीएफ शेयर होगी तो आपको एक बार रिवीजन में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मुझे आपको समझानी है, जो कुली ने दी थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यही इस पूरी थ्योरी का क्रक्स है, अगर आपको ये समझ आ गई। ठीक है, देखो ये कहता है आई एम नॉट वट आई थिंक, ध्यान से सुना, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। ठीक है, मतलब मैं अपने बारे में बात करता हूं, मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी में वो नहीं हूं जो मैं अपने बारे, मतलब मेरे इमेजिनेशन, मेरे आइडियाज वो नहीं है जो मैं सोचता हूं। एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, और मैं वो भी नहीं हूं जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। ठीक है, मैं वो भी नहीं हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। तो मैं हूं क्या बेसिकली? आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। मैं वो हूं जो ये सोचता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। ठीक है, देखो यहां पर ना थोड़ा इसको ट्रिकी, ध्यान से समझो। देखो मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं। पहली बात तो मैं सोसाइटी का पार्ट हूं, मैं खुद के बारे में खुद को सोच ही नहीं पा रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया सोसाइटी का इंपैक्ट है। दूसरी बात, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं वो भी नहीं हूं। ठीक है, आई एम नॉट वट यू थिंक अबाउट, क्या तुम मेरे, शायद तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे होगे। ठीक है, बट क्या पता मेरे दिमाग में ये चीज हो कि तुम मेरे बारे में बुरा सोचो, बेसिकली मैं वो हूं। ठीक है, तो यही थर्ड पॉइंट है, आई एम वट आई थिंक यू थिंक अबाउट मी। मतलब तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो वो भी नहीं हूं मैं वो हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं अपने दिमाग में कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कई बार क्या होता है ना, हम कई बार नेगेटिव स्टेज में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई कैरियर वाइज अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हम होते हैं डिप्रेशन वाली स्टेज में, हम होते हैं बहुत नेगेटिव इंसान उस टाइम पे। ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर कोई दूसरा बंदा हमें सलाह भी दे रहा होता है ना अच्छी, ठीक है, वो हमारे बारे में अच्छा भी सोच रहा होगा, बट हमारे दिमाग में क्या होगा कि वो बंदा हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। ये बेसिकली हमारा एस्पेक्ट बन जाता है सोसाइटी का। मतलब हम जो हैं बेसिकली हम वो सोचते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। आप अच्छा भी सोचो, कई बार हमें बुरा लगता है, आप बुरा सोचो, कई बार हमें अच्छा लगता है। तो बेसिकली सोसाइटी का इंपैक्ट है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आए, इस लाइन को 3-4 बार पढ़ना, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। इस पूरी थ्योरी का मेन क्रक्स यही है कि जो आपका सेल्फ है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप डिटरमाइन नहीं करते, वो आप इस तरह से काम करते हो कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है। अगर सोसाइटी अच्छा भी सोच रही है, क्या पता आप उसको बुरा कंसीडर करोगे, बट आप क्या सोचते हो, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, उस हिसाब से आप अपनी जो है वो आइडियाज और पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हो। यही कुली का कहना था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड थ्योरी जो दी थी वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी थी, इसको बोलते हैं मीड्स थ्योरी ऑफ सेल्फ। तो बेसिकली ये सेल्फ की थ्योरी है। अब सेल्फ में यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, आई एंड मी, उनका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा और बेसिकली बताऊंगा ये मीड का कहना क्या था। देखो पहली बार मीड के बारे में समझते हैं। मीड कौन थे? एक फिलोसोफर हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट टाइप, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ऑल्सो हेल्ड द ओपिनियन डेट लाइक डेट ऑफ कुली की तरह ही इनका ओपिनियन था डेट द सोसाइटी इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो जैसे कुली का था ना, सोसाइटी डिटरमाइन करती है आपकी सोशलाइजेशन कैसी है, वही मानना था मीड का। ही एग्रीड विद कुली डेट सेल्फ इज सोशल। ये भी कुली के साथ एग्री करते थे कि सेल्फ सोशल है, मतलब आपका जो सेल्फ है, आपका जो एटीट्यूड है, वो सोसाइटी द्वारा डिटरमाइन होता है। ठीक है, मीड हैज स्टेटेड द इंडिविजुअल लार्जली थ्रू इंटरेक्शन बिकम्स अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। इंडिविजुअल खुद के बारे में जानता कैसे? इंटरेक्शन की वजह से, लोगों की वजह से, लोगों से मिलके जानता। इसका मतलब सोसाइटी का कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंपैक्ट है। ये पॉइंट आपने याद रखना। तो मीड की जो थ्योरी थे वो ऑलमोस्ट किसकी तरह है? कुली की थ्योरी की तरह ही है। बट यहाँ पर ना इसने 2 चीजें एक्सप्लेन करी और कुछ स्टेजेस हैं इस थ्योरी की जिसमें हमें ध्यान देना। देखो इसने सेल्फ जो वर्ड है ना, सेल्फ वर्ड, वो 2 वर्ड की फॉर्म में डिफाइन करा। एक होता है आई, सेल्फ में आई आता है, एक आता है मी। आप तो बोलोगे आई और मी में कोई फर्क नहीं होता,
ठीक है, ये सर सेम ही है, प्रोनाउंस है, बट यहाँ पर इनमें एक डिफरेंस है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या डिफरेंस है? आई होता है आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, आप क्या सोचते हो, ठीक है, आपकी डिजायर्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके इंपल्सेस क्या है, ठीक है, आपका जुनून क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपकी डिजायर्स क्या, मतलब आप क्या सोचते हो साइकोलॉजिकली, वो आई है बेसिकली। मी में क्या है? मी में भी यही चीजें हैं, बट यहां पर ना थोड़ा इवैल्यूएटिव, सोसाइटी की वजह से आप इन चीजों को इवैल्यूएट करना शुरू हो जाते हो, इमोशंस को कंट्रोल, मतलब आई पे एक कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। आई होता है आपकी अपनी डिजायर्स, देखो मेरी डिजायर्स कुछ हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई डिजायर्स हैं, बट अब मैं सोसाइटी में रह रहा हूं ना, वो जो मेरी डिजायर थी ना कहीं कोई मेरी डिजायर को नहीं रोक रहा है, बट सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद मैं अपनी डिजायर्स को खुद ही रोकना शुरू हो गया। क्यों रोकने शुरू हो गया? क्योंकि सोसाइटी का इंपैक्ट है। तो बेसिकली मी वो डिटरमाइन करता है, मी जो थोड़ा है ना वो सोसाइटी एस्पेक्ट आ जाता है। ये साइकोलॉजिकल आपका नेचुरल साइकोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग था, ठीक है। हम कई बार देखो यार, जब हम चाइल्डहुड में होते हैं हम कई बार बहुत से ड्रीम होते हैं, हमारे कुछ इमोशनल ऐसी डिजायर्स होती हैं, कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब हम सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस, कोई हमें ऐसा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि एक टाइम पे आके हमारे जो ड्रीम्स है ना, हमारे जो ड्रीम्स है उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस आ रहा है, हम खुद ही उसमें चेंज ले आते हैं सोसाइटी के इंपैक्ट की वजह से। वो बेसिकली मी डिटरमाइन करता है, ठीक है। मी एक सोशल एस्पेक्ट है जिसमें थोड़ा इवैल्यूएशन आ जाता है और थोड़ा आई पे कंट्रोल आ जाता है। आई होता है आपका नेचुरल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और मी आ जाता है उसमें कंट्रोल थोड़ा ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट? हाँ, अब यहां पर कुछ स्टेजेस डिफाइन की गई हैं कि आपका जो सेल्फ है, आपका जो सेल्फ है जो सोसाइटी द्वारा डिटरमाइन है, वो किस तरह से डेवलप होता है। देखो आपका इनिशियली आपका सेल्फ होता है आई वाला, फिर वो मी वाले में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? धीरे धीरे सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो उसकी स्टेजेस क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पे। एक होता है प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, ये होते हैं 0 से मतलब आपके जन्म से 2 साल तक का एज जो है दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। देखो इसमें टाइम में थोड़ी वेरिएशन हो सकती है एज में डिफरेंट बुक्स में, बट इतना इसमें नहीं जाना है। प्ले स्टेज होती है 2 से 6 साल की और गेम स्टेज होती है आफ्टर 7 साल। तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपकी प्रिपरेटरी स्टेज होगी उसमें क्या होगा, जस्ट आप अपने जो प्रिपरेटरी स्टेज में आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होंगे, आप उनके बिहेवियर को जस्ट क्या करोगे, इमिटेट करोगे या कॉपी करोगे, ठीक है, उनसे थोड़ा थोड़ा कॉपी करोगे, आपको समझ नहीं होगी, ठीक है। गेम प्ले स्टेज में क्या होगा, आप उनके रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। प्ले स्टेज में क्या होता है, आप उनके रोल करने की, फॉर एग्जांपल अगर हमारी मदर, कई बार हम छोटे होते थे तो क्या होता था, कोई मदर बन जाता था, कोई एक बेबी बन जाता था, वो खेलते थे ना, कोई डॉक्टर बन जाता, तो हम क्या करते हैं अपने जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनके रोल को क्या करना शुरू हो जाते हैं, उनके रोल को जो है वो थोड़ा प्ले करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी भी हमें समझ नहीं है बेसिकली कि वो क्या है, उस लेवल की समझ नहीं है, वो होता है प्ले स्टेज में। यहाँ तो जस्ट हम कॉपी करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, हम उस रोल में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाते हैं, बट हमें समझ नहीं है उसकी, ठीक है। और गेम स्टेज में हम उसका पार्ट बन जाते हैं, धीरे धीरे हमारी मतलब माइंड भी उस तरह से डेवलप हो जाता है कि हम जो अपने फैमिलीज के बाहर भी लोगों से चीजों को सीखते हैं, ठीक है। ये सारा आ जाता है हमारी थर्ड स्टेज में जिसको बोलते हैं गेम स्टेज में, ठीक है। आप एक एक करके इनको पढ़ेंगे और ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहला प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होता है, 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आगे प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज को हम बोलते हैं इमिटेशन स्टेज। इमिटेशन होता है जस्ट किसी के कैरेक्टर को अपने में इमिटेट करना, कॉपी करना किसी चीज को, ठीक है। इज अ फेज इन विच चिल्ड्रन कॉपी और इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर एज अ वे ऑफ लर्निंग। मतलब सीखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी के बिहेवियर को, बच्चे जो होते हैं 0 से 2 साल का बच्चा जो है वो कॉपी करेगा बिहेवियर जो है बड़ों का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दे कैन ओनली इमीडिएट बेसिक गेस्टर्स, जो भी उनके जेस्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो 2 साल का बच्चा क्या ही करेगा, अगर आप सपोज कर उसको हैंडशेक करना सिखाओगे तो वो हैंडशेक करेगा, उसको पता नहीं है वो हैंडशेक करेगा। आप उसको बताओगे आईज होती हैं तो वो आईज करेगा। जैसे आप आईज को, हम बच्चों के साथ जब भी इंटरेक्ट करते हैं हम कुछ पंगे वंगे करते रहते हैं ना, आईज को ऐसे ब्लिंक कर दिया तो बच्चा भी ब्लिंक करना शुरू हो जाए, उसको पता थोड़ी है वो क्या है, वो जस्ट कॉपी करता है हमारे जेस्चर्स को और हमारे वर्ड्स को। कई बार हम उसको बोलेंगे बोलो मोम 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 या माँ माँ माँ, तो वो वही बोलेगा, ठीक है। यही चीज होती है बेसिकली। स्टिल दे लर्न टू इमिटेट मोर कम्प्लेक्स एक्शन एंड बिहेवियर एज दे डेवलप एंड हैव मोर सोशल इंटरेक्शन। बट धीरे धीरे क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा इमिटेट कम्प्लेक्स वर्ड्स को भी इमिटेट करना शुरू हो जाता है, बट जस्ट वो इमिटेट और कॉपी कर रहा है, उसको कोई समझ नहीं है ये कौन सी स्टेज में होता है, प्रिपरेटरी स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है, सेकंड स्टेज है, दैट इज प्ले स्टेज। प्ले स्टेज होती है 2 साल से 6 साल के बच्चे के बीच में। मतलब एज में वेरिएशन हो सकती है डिफरेंट बुक्स में, बट 2 से 6 साल ऑथेंटिक सोर्स ही रखा है हमने। चिल्ड्रन स्टार्ट रोल प्लेइंग। चिल्ड्रन अब थोड़े बहुत ना रोल प्ले करना शुरू हो जाता है। एंड टेकिंग ऑन द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल ऑन देयर लाइफ। तो उनकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट
पीपल्स हैं उनके जो रोल्स हैं उनको क्या करना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी मदर का रोल करना शुरू हो जाता है, हम बचपन में करते हैं, अगर उसके फादर डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर का रोल करना शुरू हो जाएगा, जस्ट उसको पता नहीं है बट वो रोल करे जा रहा है, ठीक है। तो चिल्ड्रन ओनली टेक वन रोल एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही रोल करे। देखो यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है सीखने वाली, एक होता है हमारे पास सिग्निफिकेंट पीपल, ठीक है, एक होता है सिग्निफिकेंट पीपल और दूसरे होते हैं हमारे पास जनरलाइज्ड अदर। एक होता है सिग्निफिकेंट अदर मतलब सिग्निफिकेंट पीपल और दूसरे आगे जनरलाइज्ड पीपल, ठीक है। सिग्निफिकेंट सेकंड स्टेज में आते हैं, प्ले स्टेज में। सिग्निफिकेंट पीपल वो होते हैं जो हमारे डायरेक्ट रिलेशन, फॉर एग्जांपल फादर मदर सिबलिंग्स, यहाँ पर हम उनके रोल्स को कॉपी करते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके रोल्स को बेसिकली क्या करते हैं, प्ले करना स्टार्ट हो जाते हैं। और जनरलाइज अदर जो थर्ड स्टेज आएगी उसमें होता है जनरलाइज्ड अदर। उसके जनरलाइज स्टेज में क्या होता है, ओवरऑल रिलेटिव, ओवरऑल मतलब जिसमें हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, हम उनसे सीखना शुरू हो जाते हैं, उनके रोल को इमिटेट करना शुरू हो जाते हैं, वो होता है बेसिकली जनरलाइज्ड अदर। तो प्ले स्टेज में होता है हमारे सिर्फ सिग्निफिकेंट रिलेटिव्स, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे मदर फादर भाई बहन जो घर में होते हैं। और उसके बाद जो जनरलाइज स्टेज जो थर्ड स्टेज आ जाती है ना, गेम स्टेज जिसे कहते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, बाकियों के भी रोल्स जो है वो करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब गेम स्टेज देख लेते हैं। गेम स्टेज में क्या होता है, थर्ड एंड फाइनल स्टेज है सेल्फ डेवलपमेंट की। यहाँ पर क्या होता है, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग, टीम एक्टिविटीज करना शुरू हो जाते हैं। अब देखो 7 साल से बड़ा चाइल्ड है तो उसमें थोड़ी थोड़ी लर्निंग आएगी ना, तो वो टीम एक्टिविटीज करना शुरू हो जाती है। चिल्ड्रन जो है वो सीखना शुरू हो जाते हैं और इस्टेब्लिश जो भी गेम रूल्स बने हो उनको फॉलो करते हैं। लर्न अबाउट व्हाट देयर रोल्स आर इन द गेम्स में, उनके क्या रोल हैं वो सीखते हैं। व्हाट देयर टीममेट्स रोल क्या है, उनके दोस्तों के क्या रोल है। फॉर एग्जांपल एक अगर फुटबॉल की गेम चल रही है, फॉर एग्जांपल उसको पता होगा फुटबॉल में मेरा रोल क्या है, मेरे दोस्त का रोल क्या है। ऐसे लाइफ के ये एक एग्जांपल दी जा रही है, गेम के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। गेम में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल वाली गेम, गेम मतलब लाइफ की गेम्स, ठीक है। ये मेरा दोस्त है, इसका ये रोल है मेरी लाइफ में, मेरा ये रोल है इसकी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स का ये रोल है। वो धीरे धीरे सब चीज़ें वो सीखना शुरू हो जाता है। बेसिकली 7 साल से ऊपर ही ये सब चीज़ें आएंगी। देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आपको समझ आ जाएगा ना, या 2 साल तक अगर प्रिपरेटरी स्टेज में, तो उसको वो तो बच्चा इमिटेट ही कर सकता है ना आपके साइंस सिंबल, उसको समझ थोड़ी आ रही है क्या हो रहा है, ठीक है। 2 साल के बाद थोड़ा उसमें रोल करेगा बट समझ अभी उसको पूरी भी नहीं है, उसको नहीं पता है बेसिकली मेरा मेरे टीम मेंबर्स के साथ क्या रोल है। बट धीरे धीरे जब वो गेम स्टेज में आता है उसको ये चीज़ें सारी समझ आना शुरू हो जाती हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो हैव टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रोल्स ऑफ द, उनके रिलेशनशिप क्या है उनके साथ वो भी सीखता है। दिस रिक्वायर्स चिल्ड्रन टू बी एबल टू अज्यूम द रोल ऑफ सेवरल अदर्स एट द सेम टाइम। यहाँ पर चिल्ड्रन बहुत से रोल्स जो है एक टाइम पे कर सकता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रोल था एक टाइम पे जब बच्चा 6 साल तक होता है, ठीक है। एक ही रोल एक ही टाइम पे करेगा, वो भी क्या होता है अपने जो सिग्निफिकेंट पीपल होते हैं उन्हीं के रोल होते हैं। यहाँ पर अदर्स रोल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको मीड की जो थ्योरी है वो समझ आई। मीड की थ्योरी में जस्ट यही था, इसने कूली की ही थ्योरी को फॉलो करा। इसका भी यही मानना था कि जो हमारा सेल्फ है वो सोसाइटी द्वारा डिटरमाइन होता है। फिर इसने सेल्फ को 2 पार्ट में डिवाइड करा, आई और मी। आई जो है वो साइकोलॉजिकल आपके इमोशन डिजायर हो सकते हैं, यहाँ पर सोसाइटी का इंपैक्ट नहीं है। बट मी में जो है वो सोशल एस्पेक्ट आ जाता है, सोसाइटी के इंपैक्ट की वजह से जो हमारा आई है वो अब इवैल्यूएटिव हो गया है, ठीक है। अब हमारे आई को चेक, पहले हमने ऐसे इमोशनली, देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है, हम इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं, भाई मैं ये बनूंगा, ठीक है। जैसे मैं बचपन में था, मैं सोचता था कि मतलब मैं ऐसे बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, दिस दैट बनूंगा। बट बाद में सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आते हुए आप में कितने चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आई टू मी, ये पॉइंट आपने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपकी डिफरेंट स्टेजेस जो हैं। एक तो प्रिपरेटरी स्टेज होती है, 2 साल तक आपकी प्रिपरेटरी स्टेज है, देन प्लेइंग स्टेज है, देन गेम स्टेज है, ठीक है। प्ले स्टेज 2 से 6 साल और 7 साल से ऊपर आपकी गेम स्टेज। जो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें जस्ट हम कॉपी करते हैं, एक चिल्ड्रन जस्ट कॉपी करता है अपने जो इमीडिएट होते हैं उनके साइन सिंबल्स को कॉपी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हैंड शेक करना हम सिखा देंगे, आइज कहाँ है, ईयर्स कहाँ है, ये सब आता है, कॉपी करना ये होता है प्रिपरेटरी स्टेज में। प्ले स्टेज में क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट जो हमारे पीपल है हमारी लाइफ में उनके रोल्स को करना, एट अ टाइम 1 रोल ही करेगा। और धीरे धीरे जब वो गेम स्टेज में जाएगा तो अदर्स के भी रोल सीख के वो डिफरेंट रोल्स कर सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज फ्रूड का कंसेप्ट है ह्यूमन माइंड का। फ्रूड की थ्योरी है और इसका कंसेप्ट है ह्यूमन माइंड का। देखो सबसे पहले हम सिगमंड फ्रूड की बात करते हैं। ये एक ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट है, ठीक है। और इसने साइको एनालिसिस, तो हमारे ब्रेन की एनालिसिस होती है, उसको स्टार्ट करा था, ठीक है। साइकोलॉजी को कैसे हम साइकोलॉजिकली किसी को समझ सकते हैं, इसको स्टार्ट करा था। और इसका जो फ्रूड का वर्क है ना, बेसिकली वो ह्यूमन माइंड की तरफ है। ये ज़्यादातर सोशलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करता है, ह्यूमन माइंड किस तरह से डेवलप होता है उस पर इसने फोकस है। बट वो सोशलाइजेशन से लिंक है, इसलिए इसकी थ्योरी सोशलाइजेशन में आती है। तो ये आपने याद रखना है, सिगमंड फ्रूड जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने साइको एनालिसिस को स्टार्ट करा और इन्होंने बेसिकली ह्यूमन माइंड को स्टडी करा था। तो बेसिकली एग्जाम में ह्यूमन माइंड के रिलेटिव पूछ सकते हैं कौन थे, सिगमंड फ्राइड। फ्रूड ने ह्यूमन माइंड को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करा है। एक इड को आईडी भी बोलते हैं कुछ, ठीक है, इड या आईडी।
ईगो, यहाँ पे ईगो आपका अहंकार या वो नहीं है, घमंड नहीं है, ईगो का कुछ और मीनिंग है, और सुपर ईगो, इन 3 पार्ट्स में उन्होंने ह्यूमन माइंड को डेवलप करा, ईड, ईगो और सुपर ईगो। देखो अब इन तीनों को मैं आपको एक ना एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, फिर हम पढ़ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप जब बच्चे थे, ठीक है, अब आप बच्चे थे ना, मैं आपको वो स्टेज बता रहा हूँ जब आप छोटे थे। मैं तो बहुत जिद्दी था अपने चाइल्डहुड में ना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, अभी भी हूँ बट उतना नहीं हूँ ना, टाइम के साथ चेंज हो जाता है। तो बचपन में आप बहुत जिद्दी होते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी टॉय शॉप में गए हो, ठीक है, टॉय शॉप में गए हो, अगर किसी टॉय शॉप में गए हो आप बचपन में अपने, आप जब बच्चे थे, बिल्कुल अपनी चाइल्डहुड वाली एज में थे, आपने कोई चीज़ लेनी है तो भाई लेनी है, आप मदर से डांट खा लोगे, थप्पड़ खा लोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वो चीज़ लेनी ही लेनी है। वो होती है ईड स्टेज, ठीक है, वो ह्यूमन माइंड की कौन सी स्टेज होती है, ईड स्टेज, ठीक है, उसको बोलते हैं आईडी स्टेज या ईड स्टेज। मतलब जो हमारी बचपन वाली स्टेज, जब हम बहुत जिद्दी होते हैं, हमें जो चाहिए चाहिए, हमें कोई पता नहीं है, हमें बच्चे को कोई पता नहीं है, मदर से डांट पड़ेगी तो तब भी खा लेगा, खा के, बट डांट पड़ेगी, मार भी खा लेगा, बट वो चीज़ लाएगा घर पे, टॉय लाएगा, वो होती है ईड स्टेज। ईगो स्टेज में पता क्या होता है, ईगो स्टेज में थोड़ा सा बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे को समझ आ जाती है कि अगर मतलब मैं जिद करूंगा, अगर जिद की तो मुझे डांट पड़ेगी, उसके दिमाग में ये है थोड़ा सा ना, वो चीज़ आ जाती है। इससे पहले वाली ईड स्टेज में तो उसको ये भी नहीं है कि डांट पड़ेगी, उसको चाहिए तो चाहिए, डांट पड़ेगी वो पड़े, उसको कोई लेना देना नहीं है। ईगो स्टेज में उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि बेसिकली वो क्या होगा, ईगो स्टेज में क्या होगा, ईगो स्टेज में उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि मतलब मुझे डांट पड़ेगी, इतना वो सोचना शुरू हो जाता है कि मुझे डांट पड़ेगी मेरी मदर से। और सुपर ईगो स्टेज में क्या होती है, सुपर ईगो स्टेज में वो मॉरली उसका दिमाग इतना डेवलप हो जाता है कि वो क्या करेगा, वो बेसिकली किसी चीज़ को लेने से पहले ये सोचेगा कि अगर मैं ये चीज़ लूँगा तो मेरे को मदर से डांट पड़ेगी, मैं क्या करता हूँ पहले अपनी मदर से परमिशन ही ले लेता हूँ। मतलब उसका माइंड इतना मैच्योर हो चुका है। अदरवाइज वो ये सोचेगा कि मेरे पास घर में ऑलरेडी बहुत टॉयज़ पड़े हुए हैं, तो मुझे ये टॉय लेने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी स्टेज में होता है, ये ह्यूमन माइंड की सुपर ईगो स्टेज में होता है, ठीक है। तो तीनों स्टेजेस आपको ह्यूमन माइंड की समझ आ गई। ईड स्टेज में जस्ट क्या होता है, वो उसको एक जिद है, मुझे वो चीज़ चाहिए, उसको कोई पता नहीं है कि डांट पड़ेगी क्या क्या, वो ईड स्टेज। ईगो स्टेज में क्या होता है, उसको चीज़ तो चाहिए, वो चीज़ लेगा, बट उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि मुझे डांट पड़ेगी। सुपर ईगो स्टेज में क्या होगा, उसको पता है कि मुझे डांट पड़ेगी, वो डांट से बचने के लिए इतना मैच्योर हो चुका है, और सोचेगा कि मैं अपनी मदर से पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, या उसके दिमाग में ये होगा कि अगर वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे वो लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी सुपर ईगो स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यही यहाँ पर पॉइंट एक्सप्लेन है, कुछ अलग नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इट रिप्रेजेंट द इंस्टिंक्टिव डिजायर्स विच मे बी व्यूड एज एन अनसोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर का। अनसोशल, यहाँ पे सोसाइटी का इतना इंपैक्ट नहीं है। इट इज द सोर्स ऑफ ड्राइव्स एनिमल इंपल्सिस ऑफ मैन हंगर एग्रेशन। जैसे ना एनिमल्स में होता है ना, मैन हंगर, एग्रेशन, सेक्सुअल डिजायर, उस तरह की बात। अभी उसको ना कोई दिमाग नहीं है उतना कि क्या करना है, डिमांडिंग इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, इन सब है, उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए अभी फिलहाल, उसको ह्यूमन माइंड को इमीडिएट सेक्सुअल, ये होता है जानवर वाला बिहेवियर, ठीक है, उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो उसको करेगा जैसे एनिमल्स में होता है, बट उसको कोई पता नहीं है इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या दिस दैट, वो होती है ईड स्टेज। ईगो स्टेज में होती है एक्टिंग इंडिविजुअल, जो कुछ एक्ट कर रहा है, ये मीडिएटर की तरह काम करता है आपकी डिजायर्स और एक्शंस के बीच में। मतलब यहाँ पर आपकी डिजायर्स क्या है, देखो ना, एक आपकी डिजायर आपने जस्ट उसको सेटिस्फाई करना है, वो तो हो गया ईड स्टेज। ईगो स्टेज में क्या होता है, आप डिजायर्स और एक्शन के बीच में थोड़ा सोचते हो ना, वो ईगो स्टेज आ जाते हैं। रिप्रेजेंटिंग द अर्ज ऑफ ईड व्हेन नेसेसरी, ईड तभी होगा जब नेसेसरी होगा। इट ट्राइज टू मीडिएट द रिजल्टेंट कन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ द ईड एंड सुपर ईगो के बीच में ये काम करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सुपर ईगो द कॉन्शियस रिप्रेजेंट द सोशल आइडियाल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, आइडिया, मॉरल एंड इमोरल एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई वो सोचेगा कि सोसाइटी के नॉर्म से मुझे इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे मॉरली बिहेव करना है। ये सारी चीज़ें सुपर ईगो में आती हैं। बेसिकली सुपर ईगो को ना मॉरल मास्टर भी कहते हैं ना, सुपर ईगो स्टेज को मॉरल मास्टर भी कहते हैं, मॉरल गुरु भी कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी का। बेसिकली वो आपको मॉरली भी चीज़ें सिखाते हैं कि आपको मॉरली ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इट इज सीन एज एन इंटरनलाइज पेरेंटल एंड सोशल अथॉरिटी। द पेरेंट इज नो लॉन्गर आउटसाइड टेलिंग द चाइल्ड व्हाट टू डू, बट इज इनसाइड द साइकी इनविजिबल अवर सीइंग द चाइल्ड थॉट एंड एक्शन। देखो बेसिकली क्या होता है, अब हर चीज़ में आपको मदर या फादर नहीं बोलेंगे ना, एक टाइम पे आपकी लाइफ में ऐसा माइंड डेवलप हो जाता है सुपर ईगो स्टेज, जब आपके अंदर से आता है कि ये मॉरल है या इमॉरल है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली सुपर ईगो स्टेज होती है माइंड की, ठीक है। आई होप मुझे आपको ना ये समझाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आई होगी, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। बाकी एक दो बार इस PDF को पढ़ना और लेक्चर को सुन लेना, बेसिकली थीरीज एक बार दिमाग में बैठ जाएंगी आपकी। एंड द लास्ट थीरी जो बेसिकली स्पेशलाइज इसमें एसोसिएटेड है सोशलाइजेशन वाले कंसेप्ट में, उसको देख लेते हैं। जीन
पेज भी बोलते हैं, पिगी भी बोलते हैं, ठीक है, टी यहाँ पे साइलेंट है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसको देखेंगे। बेसिकली पीक जो था ना, उसने कंसिडर करा था हाउ चिल्ड्रन थिंक, किस तरह से, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब माइंड की डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड ये थ्योरी है। तो इसने बोलता है कैसे बच्चा सोचता है, ठीक है, कैसे रीजन है, क्या रिमेंबर है, ये सारी चीज़ें उसमें आती, मतलब माइंड की डेवलपमेंट के साथ ये थ्योरी एसोसिएटेड है। इसमें भी इसने 4 स्टेजेस, मेन स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट की, ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कैसे आती है, हमारी सोशल एक्सपीरियंस क्या है, इन सब चीज़ों के साथ रिलेट करके 4 स्टेजेस इसने बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये थॉट दैट प्रॉपर मैच्योरेशन जो है ब्रेन की एंड सोशलाइजेशन वाज नेसेसरी फॉर एडिक्वेट डेवलपमेंट। तो हमारे ब्रेन का मैच्योर होना और सोशलाइजेशन ये दोनों ही नेसेसरी हैं हमारी एडिक्वेट डेवलपमेंट के लिए, इसका मानना था, ठीक है। तो 4 स्टेजेस क्या थी वो देख लेते हैं ना हम। देखो 4 स्टेजेस क्या थी। पहली स्टेज है, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या नाम है? सेंसरी मोटर स्टेज। ये इन्फेंट की बात हो रही है, मतलब 1 साल से कम वाला चाइल्ड ना, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर वाला चाइल्ड जो है, उसकी जो पहली स्टेज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दैट इज नोन एज सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें कोई वो सोच नहीं सकता, उसको कोई रीजन का पता नहीं है, और वो जस्ट क्या कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है अदर सेंसिव वर्ल्ड को अराउंड, ठीक है। 1 साल का बच्चा है यार, उसको कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, वो कुछ सोच रहा है? नहीं सोच रहा, वो जस्ट हियर कर रहा है, विजन कर रहा है, बस यही कुछ है उसमें। तो ये आ जाती है पहली स्टेज हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेकंड स्टेज जो होती है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। पहली को सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड को प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के बीच की एज है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो है सिंबल्स का यूज करना शुरू हो जाता है, स्पेशली वर्ड्स टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स एंड सिंपल आइडियाज। तो 2 से 7 साल का बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो वो सिंबल्स यूज करेगा, धीरे धीरे वो बोलना शुरू हो जाएगा, इनका यूज करना शुरू हो जाएगा कुछ ऑब्जेक्ट्स और सिंपल आइडियाज को समझने के लिए। अभी इतना ही हुआ है, उसके दिमाग में इतना ब्रेन जो है अभी डेवलप नहीं हुआ है कि वो चीज़ों को समझ सके और डिसीजन ले सके। जस्ट वो सिंबल्स और वर्ड्स का यूज़ करता है उसको जो जो चाहिए उसके लिए, 2 से 7 साल के बीच में। थर्ड स्टेज इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशन। आजकल तो 2 से 7 साल का बच्चा भी बहुत तेज है, वो तो यूट्यूब पूरी वो निकाल देता है ना, उसको जो चाहिए वो देख लेता है। अब तो ये थ्योरी मुझे लगता है पुरानी हो गया, अब तो नई थ्योरी लानी चाहिए, ठीक है। AI वाली आजकल ज़माना है, आजकल बच्चे बहुत तेज़ हैं। तो थर्ड स्टेज जो है बेसिकली कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं, लास्टिंग फ्रॉम ये 7 से लेकर 11 या 12 साल की उम्र तक चलती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें चिल्ड्रन जो है वो सोचना शुरू हो जाता है कि बेसिकली कोई चीज़ है तो उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। बट ध्यान से सुनो, वो अभी ये चीज़ नहीं समझ पा रहा कि इसमें फेयरनेस है कि नहीं, ये सही है या नहीं है, जस्टिस हो पा रही है, रिलेटेड कंसेप्ट। देखो यार, जब आप 7 साल और 11-12 साल के बच्चे की बात करोगे, उसको पता है ये चीज़ गलत है, थोड़ा सा पता है ना, थोड़ा सा उसको कॉज पता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, थोड़ा इफेक्ट भी पता होगा, बट उसके अंदर जस्टिस क्या है, इक्वलिटी है या नहीं है, ये 7 साल से और 12 साल के बच्चे के बीच में उसको पता नहीं होता। इसलिए बोला जाता है ना, इन बच्चों की ना एक प्रॉपर केयर करनी चाहिए उस एज में, क्योंकि तब बच्चा बिगड़ा वो नहीं सुधरता फिर। तो इस एज में प्रॉपर केयर इसलिए चाहिए होती है, उसको कॉज इफेक्ट पता है, बट वो उसको फेयरनेस से, जस्टिस से, इन चीज़ों के साथ डील नहीं कर सकता। तो इस एज में एक चाइल्ड की डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड द लास्ट स्टेज जो 4th स्टेज है, फाइनल स्टेज है, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ऑपरेशनल हो चुका है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो एट द एज ऑफ 12 जो है वो स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो है वो सोचना शुरू हो जाता है और जनरल प्रिंसिपल लगाना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस, मॉरल थिंकिंग करना शुरू। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीजन लेना है तो वो देखेगा इससे जस्टिस हो रही है या नहीं हो रही है, मैं किसी के साथ मॉरली गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जब एक इंडिविजुअल सोचना शुरू हो जाता है, वो कौन सी स्टेज आ जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4th स्टेज आ जाती है, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने इधर क्या पढ़ा, इसमें हमने यही पढ़ा कि जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो बेसिकली यही बताती है किस तरह से 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट की। जो पहली स्टेज है बेसिकली, वो उस स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। उसमें 1 साल तक का बच्चा है, वो सिर्फ क्या करेगा, उसमें कोई रीज़न, कोई थिंकिंग नहीं है, जस्ट वो सुनता है, देखता है और वर्ल्ड को, बस यही है उसमें। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें 2 साल से 7 साल के बीच का बच्चा है, जिसमें बच्चा सिंबल्स यूज़ करेगा, कुछ वर्ड्स यूज़ करेगा चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अभी भी वो उसके अंदर वो थिंकिंग नहीं है इतनी। फिर 7 से 12 साल का जो 11-12 साल का बच्चा, उसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 3rd स्टेज है हमारी, जिसमें बच्चा सोचने शुरू हो जाता है किसी चीज़ का कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। बट जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रीडम, ये सारे प्रिंसिपल्स वो यूज़ नहीं कर पा रहा है वहाँ पर, कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो इससे मॉरली गलत होगा, ये चीज़ उसको अभी समझ नहीं है। ये कहाँ पर आती है, 4th स्टेज में आती है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 की एज में स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो सारे कंसेप्ट लगाता है जितने भी सोसाइटी उसके दिमाग में तब तक इनकलकेट कर चुकी होती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट थ्योरीज एक दो बार देख लेना। ये ऐसे ही थ्योरेटिकल सा टॉपिक था, बट मुझे अपनी तरफ से जितना मैं कर पाया आपके लिए समझाने की कोशिश करी है। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी। इस लेक्चर को ना एक दो बार ज़रूर देख लेना, आपके दिमाग में डेवलप हो जाए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर यार। कोई थ्योरी की कोई स्टेज ही पूछ लेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके साथ एसोसिएटेड थी, फिर इड, ईगो, सुपर ईगो का डिफरेंस क्या है, कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और भी अगर आपने स्पेशलाइजेशन के लेक्चर नहीं देखे तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। एक चीज़ और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, साथ साथ जो बाकी पोर्शन है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको साथ साथ कवर करो, फिर जो पोर्शन बच जाएगा वो भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। और अगर आपका कोई भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। और अपना रिप्लाई जरूर करा करो कमेंट सेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव को समझ आया नहीं आया, एटलीस्ट कुछ इंटरेक्शन तो हो। जो ऑफलाइन क्लास होते हैं उसमें पढ़ाने का यही मजा आता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।